Hello everyone, my name is Neha Goel. I'm the student of BSc Chemistry Honours, final year in Pandit Nekiram Sharma Government College, Rohtak. Today, in this video, I am going to make a presentation on the topic NMR spectroscopy. In this lecture or presentation, I am going to tell you about what is spectroscopy, what is NMR spectroscopy, spin active nucleus, magnetic field, resonance, relaxation time, and many more things. In this video, I am going to cover maximum possible things. So, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हमें वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब पता होना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज़। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ EM रेडिएशंस विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि जो मेरी EM रेडिएशंस हैं वो हमारे मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कई तरह की होती है, जैसे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह की जो लाइट की रेडिएशंस है वो हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन हम यूज़ करेंगे वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हमारे मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी और हमें क्या क्या चीज़ बताएगी। बेसिकली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वही चीज़ बताएगा हमें। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना वो हमें क्या चीज़ बताता है। वैसे ये जो मेनली कवर करता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना वो बेसिकली हमें दो तीन चीज़ें बताता है। वो एक तो हमें यूँ बताता है कि क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें हमारे जो सब्सटेंस है उसकी क्या क्वांटिटी प्रेजेंट है, या ये हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमने कंपाउंड लिया है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर हम स्ट्रक्चर जानना चाहें। ये सब हमें बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कि वो क्या प्रेजेंट है। अब जैसे कि हम IR देखते हैं, इंफ्रारेड वाली रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि IR में हम वाइब्रेशंस की स्टडी करते हैं और हमें पता है हर एक फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग वाइब्रेशन होती है। सो बेसिकली IR में हम वाइब्रेशंस के थ्रू फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हैं। तो आज हम करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एक एटम की कैसी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें पता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब तो हमें पता चल गया कि इंटरेक्शन ऑफ EM रेडिएशन विद मैटर, जो ये ब्रांच हमें साइंस की बताती है वो से स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नाउ व्हाट डज दिस NMR स्टैंड्स फॉर? NMR स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब न्यूक्लियर क्या है, मैग्नेटिक क्या है और रेजोनेंस क्या है, ये देखते हैं। न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर से हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है क्या चीज़? हमें पता है कि जो हमारे पास एटम होता है, यहाँ पे देखिए एटम है ये। अब इस एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलके बना है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इससे हमारा न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें भी मोशंस होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशंस होता है, एक ये स्पिन मोशन होता है। मतलब एक तो ये खुद की ही एक्सिस पे मोशन कर रहे हैं और एक ये पूरा चक्कर काट रहे हैं ऑर्बिटल का। तो दो तरीके के मोशन इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अब इस मोशन की वजह से ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस। अब
हमने ये तो बता दिया कि हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? अब न्यूक्लियस भी स्पिन एक्टिव भी होते हैं, स्पिन इनएक्टिव भी होते हैं, बट हमें चाहिए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि उसमें स्पिन की वैल्यू होनी ही चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन में आए चाहे वो इंटीजर में आए। यानी कि मेरे पास हमारे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं 1H1, आई थिंक इसको कहते हैं प्रोटॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है 1H1 की। हमें मेनली इस फाइनल ईयर में यही पढ़नी है, प्रोटॉन से रिलेटेड ही पढ़नी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने जान लिया कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए, बट ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई पता कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है? क्योंकि हम कैलकुलेट हर उसके स्ट्रक्चर बना के ऑर्बिटल बना के ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ये पता करने में कि ये स्पिन एक्टिव है स्पिन इनएक्टिव है। तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं हाँ ये मेरा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस है, ये मेरा स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियस है। सो फर्स्ट रूल क्या कहते हैं? इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर बोथ इवन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही इवन है, देन द न्यूक्लियस हैज़ नो स्पिन। तो उस न्यूक्लियस की कोई स्पिन नहीं है भाई, वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस की तो है ही नहीं स्पिन। अगर इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ओड, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड है तो न्यूक्लियस के पास हाफ इंटीजर स्पिन है, यानी स्पिन की वैल्यू तो आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस हो जाएगा। ये सारे इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं कि ये होता है, यही होता है, ठीक है। एग्जांपल 1H1 हो गया और हो गया, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बोथ ओड, दोनों ही ओड है, तो क्या होगा भाई? देन द न्यूक्लियस हैज़ एन इंटीजर स्पिन। तो स्पिन तो तब भी होगी, यानी स्पिन एक्टिव तो तब भी है, बट आपकी बार इंटीजर नंबर आया है। यानी कि मैं अगर ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो क्या होएगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर दोनों इवन है तो मेरी कोई भी स्पिन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड है तो मेरी हाफ इंटीजर स्पिन है। अगर मेरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ओड है तो वो क्या इंटीजर स्पिन है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियाई में भी क्या होता है? सबसे बड़ी बात, हमें इसमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो दोनों चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ हमारे मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये मेरे सैंपल को प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहे कि नहीं? क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कनकेव होती है। बिकॉज ऑफ द कनकेव शेप दे आर गिविंग अस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, यानी कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। ये क्या हो गए? हमारे दो बड़े बड़े मैग्नेट हो गए जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर क्या? अगर ये बाई चांस एब्सेंट हुई तो क्या होगा? प्रेजेंट हुई तो क्या होगा? अब हम यूँ देखेंगे। अब ये जो देखोगे, ये जो ट्यूब है इसमें मेरा क्या है? सैंपल प्रेजेंट है, जिस सैंपल के ऊपर मुझे पढ़ना है कि NMR कैसे इंटरेक्ट करेगी और इस सैंपल के ऊपर मुझे पढ़ना है। इस सैंपल को मैंने दो बड़े बड़े मैग्नेट जिनकी शेप कनकेव है उनके बीच में रख दिया, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करवा रहे हैं। अब क्या होगा यूँ देखते हैं। अब न्यूक्लियस इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब न्यूक्लियस के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं? In the absence of external magnetic field, the nuclear magnetic spins at random in their atomic or molecular environment. यानी कि ये जो मेरे है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, अब इनकी एनर्जी तो सबकी सेम है, देखो एक ही लेवल पे एग्जिस्ट कर, बट इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। सो मतलब मैं क्या कह सकती हूँ? दैट ऑल हैव
all lie on the same energy level but their orientations are different। यानी कि जब मेरी absence होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, जो न्यूक्लियर की मैग्नेटिक स्पिन है वो रैंडम होएगी इन द एटॉमिक और ऑर्बिटल एनवायरनमेंट। एनर्जी भले ही सेम हो बट उनकी ओरिएंटेशंस डिफरेंट होएगी। Now the spin active nuclei produces their own magnetic field called induced or secondary magnetic field around them and thus behave as a spinning nuclear magnet or tiny bar magnet। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्ड देखो ध्यान से, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया? सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का। अब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहा गया ये देखो। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे ये दोनों जो बड़े बड़े मैग्नेट है ये दे रहे थे। अब ये जो मेरा सैंपल है इसमें एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं, खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, ठीक है। यानी कि द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं जिसको मैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कर रही हूँ। यानी वो खुद भी एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करे। यानी जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे वो मैग्नेटिक बिहेवियर तो शो करेगा ना, यानी कि वो खुद भी छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करे। अब सेंस में समझ में आ गया, वो रेंडमली ओरिएंट होंगे, एनर्जी भले ही सेम। अब एब्सेंस में पढ़ ली। अब क्या करेंगे हम, न्यूक्लियाई इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दैट इज व्हेन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई प्लेस्ड विद इन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। ये तो कब है, जब मेरी कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है। यानी ये वाला डायग्राम यहाँ बना दिया हमने, जब मेरी कोई फील्ड प्रेजेंट है वो ऐसे है, रेंडमली ओरिएंट है बट एनर्जी सेम। अब जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये दो स्टेट में स्प्लिट हो गई। अब मुझे कैसे पता चला कि ये दो ही में स्प्लिट होगी? मैं तो 3 में भी कर सकती हूँ ना, ऐसे करके 3 में कर दी, 4 में कर, बट 2 में ही क्यों हुई? अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा हमें कि ये 2 में ही क्यों स्प्लिट हुई? वो इस फॉर्मूले की मदद से, दैट इज 2i+1। अब यहाँ पर i क्या है? i जो हमने स्पिन निकाली थी, स्पिन हमें पता है फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है। अब जब मैंने स्पिन निकाली थी, इसकी स्पिन आई थी हाफ। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो 2i+1 है, तो ये कटेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सोल्व करके 2 आएगा। यानी कि 2 में स्प्लिट हो सकता है, इसका मतलब ये the energy level split into 2i+1 possible orientation, that is a nucleus with the spin half will have 2 possible orientations or 2 spin state। अब ये तो हो गया स्प्लिट। अब इनको क्या कर सकते हैं, एक तो लोअर एनर्जी, यानी कि जो नीचे की तरफ है लोअर एनर्जी, जो ऊपर की तरफ है हाई एनर्जी। लोअर एनर्जी +½ एंड हाई एनर्जी -½ ये 2 स्टेट में स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब देखो इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पर ऐसी ही हो गई, ठीक। नाउ नीचे वाली को मैं क्या कह रही हूँ, ग्राउंड स्टेट या फिर अल्फा स्पिन स्टेट, ऊपर वाली को कह रही हूँ बीटा स्पिन स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो गैप है, ये जो हम गैप देख रहे हैं, ये वाला जो गैप है, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? या मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, ये गैप इतना भी कर, इतना रख लूँ चाहे इतना रख लूँ चाहे कितना ही रख लूँ, बट ऐसे नहीं करना। हमें इस गैप को कितना रखना है ये चीज़ बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा गैप होएगा, ठीक। तो ये गैप किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक। यानी कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में हम कुछ भी अपनी वजह से नहीं करें। यानी कि जब मैंने इसको 2 स्टेट में स्प्लिट किया तब मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया 2i+1 का। जब मैंने इसको गैप की बारी आई कि कितना गैप रखना है, तब मैंने यूज़ किया मैग्नीट्यूड का कि कितना मैग्नीट्यूड लिया है हमने, ठीक। नाउ द गैप बिटवीन 2 एनर्जी स्टेट्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
इसको रिप्रेजेंट किया गया फॉर्मूला डेल्टा ई म्यू एच नोट अपॉन आई। अब आप देखोगे यहाँ तो फॉर्मूला ये लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला 2 म्यू एच नोट है, ये कैसे तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 म्यू एच नोट। ठीक है, क्लियर। यानी कि जब एब्सेंस है और प्रेजेंस में क्या डिफरेंस है, एब्सेंस में वो रैंडमली ओरिएंट थी सेम एनर्जी लेवल पर, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की एक तो वो डायरेक्शंस में ओरिएंट हो गई और दूसरा उनकी एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो गई, यानी कि वो अब सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, वो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक अपर एनर्जी लेवल। लोअर वाले को मैं ग्राउंड स्टेट कह रही हूँ, अपर वाले को मैं एक्साइटेड स्टेट कह रही हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर विल प्रोसेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है ऐसे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपर। एरो वाला जो मुंह होता है वो अपवर्ड की तरफ आता है, ऊपर से नीचे ऐसे जाता है, ऐसे। अब यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है और ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन, ये जो एंगल है यहाँ पर एक एंगल बन रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन ऑफ spin active nucleus is called Lamarck frequency, which is identical to transition frequency. The potential energy of the precessing nucleus is given by, अब इसकी एनर्जी किस फॉर्मूले से गिवन मतलब दी जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस गामा बी कोस थीटा, जहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ न्यूक्लियर रोटेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा बेसिकली लामर फ्रीक्वेंसी है क्या। अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या, रेजोनेंस वर्ड सुना लग रहा है। रेजोनेंस वर्ड यहाँ पर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं है जो हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म पे, वो हम वहाँ पे बेंजीन के 3 नहीं बना देते ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर लोन पेयर शिफ्ट करके, ये वो वाला रेजोनेंस नहीं है, ये हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को मैच करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस है, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं। ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर ये है। अब ये ट्रांजिशन क्यों होएगी, कैसे होगी, वो हम आगे देखेंगे। एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बोला गया ना, तो यानी कि ये जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, द एनर्जी इज absorbed by the spin active nucleus, that is the transfer of energy from RF radiation to spin active nucleus in presence of applied magnetic field। अब होता क्या है, जो मेरा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये एनर्जी आई क्या कहाँ से, ये एनर्जी है RF रेडिएशन की जो हम दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, अब क्या होगा, जो लोअर एनर्जी विल कंटेन स्लाइटली मोर न्यूक्लियर देन द हायर एनर्जी लेवल। दिख ही रहा है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यानी ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है, हायर में कम है। तो क्या होगा, द एनर्जी इक्वल टू 2 म्यू एच नॉट इज सप्लाई, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग RF रेडिएशन इज सेम टू द लामर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियर। जब मैं ये जो एनर्जी है उतनी ही RF रेडिएशन को दूंगा तब मेरा ट्रांजिशन होगा, ना इससे कम में होगा ना इससे ज़्यादा में होगा। ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन कब होएगा, जब मेरे लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है एज़ कम्पेयर टू मेरे अपर एनर्जी लेवल, और जब मैं एक एनर्जी दूंगी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी दे रही हूँ वो लैमर फ्रिक्वेंसी के जितनी होगी, तब मेरा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। यहाँ पर रेजोनेंस की एक्चुअल डेफिनेशन लिखी हुई है। अब रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट
टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ RF रेडिएशन। किसकी एब्जॉर्प्शन से? RF रेडिएशन से। When there is a correspondence in between the frequency of RF signals and that of the medium in presence of applied magnetic field is called resonance। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब मेरी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है वो इक्वल होगी जो मेरे मीडियम में इस एनर्जी की वैल्यू है, सेम होएगी। तो जब ये वाली एनर्जी और जो मेरी इनकमिंग RF रेडिएशन है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी तभी ही मेरा ट्रांजिशन होएगा। हमें बस ये याद रखना जो भी ये सब ट्रांजिशंस वगैरह हो रही है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही हो रही है। ओके, अब प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल सेम ही है। उस डेफिनेशन में हम बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे और हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ RF रेडिएशंस when there is a correspondence in between the frequency of the incoming RF signals and that of the medium in presence of applied magnetic field। सेम ही डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंजेस है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर सबसे मेन बड़ी बात जो हमें याद रखनी है कि हमारे जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज की टेक्निक्स होती है ना वो कुछ तो क्या होती है डिस्ट्रक्टिव होती है और कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है वो हमारे कंपाउंड में कुछ चेंजेस कर देती है, उसको तोड़ देती है और दे देती है। यानी कि जब मैं मेरे सैंपल को स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीटर में डालूंगी ना तो बाय चांस अगर वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है तो मैं उस सैंपल को दोबारा यूज़ में नहीं ले सकती, वो कुछ का कुछ बन के निकलेगा। बट अगर मैं यूज़ कर रही हूँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को वो एक क्या होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगी। यानी कि अगर मैं मेरा जो सैंपल है वो NMR स्पेक्ट्रोमीटर में डाल भी रही हूँ ना तो मैं उसको पूरी स्टडी करने के बाद दोबारा निकालूंगी तो उसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, वो मुझे वैसे ही मिलेगा। मैं उस पर और कुछ रिएक्शंस वगैरह कर सकती हूँ, यानी कि कंपाउंड में कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। अब भाई रीज़न क्या है कि इसने हमारे सब्सटेंस को कंपाउंड को कुछ भी हार्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशंस है वो हम यूज़ कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। मैंने कही थी आपको स्टार्टिंग में कि जो हम NMR पढ़ रहे हैं तब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं मैटर के साथ। ओके, सो अब यहाँ पर जो मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होते हैं ना तो वो इनकेपेबल होती है, यानी वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड को ही नहीं तोड़ पाते तो स्ट्रॉन्ग को तो का ही तोड़ेगी। सो NMR इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, इस वजह से वो NMR जो है वो मेरी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस एट वन टाइम। एक ही टाइप का न्यूक्लियस एक ही बार में चलेगा उसको। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रिलैक्सेशन प्रोसेस? हमने पढ़ी न्यूक्लियस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेजोनेंस। अब हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है। The process in which the excited nucleus get deactivation from higher energy nucleus fission state to return to the ground state by loss of energy without emission of radiation is called relaxation। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा था। अब अगर देखा जाए तो बाई चांस हम लोअर से हायर में भेजे जाए तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो मेरी अपर स्टेट है हायर स्टेट उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस वाले की संख्या वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म आते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है जो मेरे एक्साइटेड न्यूक्लियाई होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जो मेरे हायर एनर्जी लेवल पे गए थे वो दोबारा मेरे ग्राउंड स्टेट पे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं बट हमने जब हम एक प्रोसेस होता है आई थिंक फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन ऐसा होता है, हमने उसमें यूँ देखा होता है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर में जाएगा तब तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फोटो एमिशन होता है।
और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करता है, यानी कि जब जाएगा वो एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा, जब नीचे आएगा वो एमिट करता हुआ आएगा। बट इस केस में क्या होगा, जब वो लोअर से हायर में जाएगा तब वो एब्जॉर्ब तो करेगा, बट जब वो हाई से लो में आएगा ना तो वो एनर्जी की रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। अब भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो अब ये जो एमिशन वाला प्रोसेस है इसकी जगह कुछ और हो रहा होता है। अब क्या हो रहा होता है ये देखते हैं। नाउ रिलैक्सेशन प्रोसेस अब दो चीज़ों में डिवाइड किए गए इस वजह से। अब ये दो तरीके कौन कौन से? पहला spin lattice relaxation, second spin relaxation. Of the loss of excess energy by interaction in between the excited nucleus. अब जब मेरा जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर है वो हाई से लो में आएगा, अब जो वो एनर्जी वहाँ पे लॉस होनी चाहिए थी वो लॉस नहीं होगी, बट वो जो मेरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना लेटिस में, उसमें जाके लॉस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि द लॉस ऑफ excess energy by interaction in between the excited nuclei and surrounding environment is called spin lattice relaxation। यानी मेरी जो एनर्जी लॉस हुई है वो सराउंडिंग में होगी, लॉस एमिट नहीं होगी, वो लॉस हो जाएगी सराउंडिंग में जाके। स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होगी, the loss of excess energy by interaction in between excited nucleus and neighboring spin active nuclei with identical precessional frequency but different magnetic quantum state is called spin relax। यानी कि ये वाला एक मिनट, ये वाला जब मेरा नीचे आएगा ना तो ये वाला क्या करेगा, बगल वाले को एनर्जी दे देगा और बगल वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे प्रोसेस होएगा। यानी कि जो मेरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी अब वो क्या होगा, वो अपने बगल वाले स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर को दे देगा, अब वो उसकी जगह ऊपर चला जाएगा। यानी दो है, पहले में जो एनर्जी एमिट होनी चाहिए थी वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाती है, दूसरे केस में जो एनर्जी एमिट होनी चाहिए थी वो अपने सिमिलर जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियर है उसको दे देगा, जिसकी वजह से वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलैक्सेशन टाइम। अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन प्रोसेस से ही थोड़ा सा सिमिलर सा नहीं लग रहा, बट यहाँ पर हमने यूज़ किया वर्ड टाइम का। अब क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई इन द हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि जो मेरा न्यूक्लियाई जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में कितना टाइम लेगा एवरेज, उसको मैं रिलैक्सेशन टाइम कहती हूँ। और द टाइम टेकन बाय सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई टू लूज देयर फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि जो मेरा यहाँ पर एक्टिव न्यूक्लियाई एक्साइट होके गया था वो कितनी देर हायर एनर्जी स्टेट पे टाइम बिता रहा है एवरेज, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। अब इस रिलैक्सेशन टाइम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये रिलैक्सेशन इफेक्ट। ओके, तो रिलैक्सेशन इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है? अब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो इफ़ेक्ट करता है मेरे सिग्नल की जो ब्रॉडनिंग है उस पर। अब सिग्नल मेरा कैसा आएगा, ब्रॉड आएगा, नैरो आएगा, वो डिपेंड करता है इस रिलैक्सेशन टाइम पे। ओके, तो द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑन द विड्थ ऑफ सिग्नल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मैं इसको कैसे लिंक करूँगी, वो लिंक करूँगी थ्रू द हेल्प ऑफ द Heisenberg uncertainty principle। delta E dot delta T is equal to H dot delta V half। तो यहाँ पर जो T1 होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हमारे H के। H यहाँ पर शायद प्लैंक कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। अब जो डेल्टा V हाफ है यानी फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन प्रोसेस की। इफ द रिलैक्सेशन रेट इज टू फास्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया, यानी वो गया नहीं उससे पहले आ गया, यानी टाइम तो उसने कम लिया ना, यानी T1 क्या हो जाएगा, लेस होएगा। देन लाइन विड्थ इंक्रीजेज, यानी कि ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल, यानी दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। अगर मेरा रिलैक्सेशन टाइम कम है
और मैं कह सकती हूँ कि रिलैक्सेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो मेरी जो सिग्नल है वो ब्रॉड आएंगे, यानी कि उसकी विड्थ इंक्रीज होएगी। इज द रिजल्टेंट एनएमआर स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, हमें वो वाला एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व है। रिलैक्सेशन रेट फास्ट है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम लिया, रिलैक्सेशन टाइम कम लिया तो मेरा जो सिग्नल वो ब्रॉड होएगा, यानी कि उसकी जो विड्थ होगी ना, चौड़ाई, वो ज़्यादा होगी, यानी कि इस तरफ से भी देख लो ब्रॉडनिंग ऐसे होएगी, यानी ये वाली चीज़ ब्रॉड होएगी, ऐसे शार्प पिक नहीं आएगी। ठीक है, अब ब्रॉडनिंग किस वजह से होती है ये भी देख लेते हैं। हमने कह तो दिया कि ब्रॉडनिंग होएगी सिग्नल की, अब ब्रॉडनिंग यूँ तो नहीं है अपने आप हो जाएगी, अपने आप रिलैक्सेशन, हर चीज़ की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्यों हो रही है वो चीज़। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमारे ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल्स के साथ कि हमारे जो सिग्नल्स है वो ब्रॉड क्यों है। अब इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं, क्या तो मेरी पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जैसे कि ऑक्सीजन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयंस, अगर ये सब मेरे कंपाउंड में प्रेजेंट है, यानी कि जिस कंपाउंड के ऊपर मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है उस कंपाउंड के अंदर मेरी पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, एक तो तब मेरे सिग्नल्स ब्रॉड आते हैं। दूसरा, या तो मेरा सैंपल सॉलिड है या मेरा सैंपल गाढ़ा है, विस्कस यानी गाढ़ा। जैसे कि शहद और पानी में देखोगे तो शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, because spin relaxation process become fast in solid and viscous liquid than in gases and dilute solution. Okay, broadening किस वजह से? फर्स्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सेकंड सैंपल इज सॉलिड और विस्कस। अब अगर मुझे शार्प सिग्नल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, जिस वजह से ब्रॉडनिंग है उसको हटा दूंगी, यानी कि जो मैंने पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ आ रही उसको रिमूव कर दूंगी, या पैरामैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ वाला कंपाउंड ही नहीं लूँगी तो शार्प सिग्नल आ जाएंगे, या फिर विस्कस और सॉलिड की जगह मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस को लूँगी। द मोलिक्यूल्स आर मोर फ्री टू मूव सो द रिलैक्सेशन प्रोसेस आर नॉट वेरी फास्ट। तो हमने देखा था अगर हमारा रिलैक्सेशन प्रोसेस फास्ट होगा तो ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल ओकर होगी। अब हमने एनएमआर पढ़ तो लिया, बट हम लास्ट में जाते जाते एनएमआर के यूजेस देख लेते हैं। एनएमआर जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, बायोकेमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये हमें मदद करती है किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, या यूँ पता लगाने में कि सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है। I hope you liked the video. Thanks for watching.